नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। और मैंने जो पुरानी वीडियोस में जो एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया है, उम्मीद है वो भी आप अच्छे से कर रहे हों। और इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था पीटर ब्रुक को लेकर, उम्मीद है वो भी आपने देखा हो और काफ़ी यूज़फुल रहा हो आपके लिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आगे का वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू सो मच। वेल, आज का जो वीडियो है, मैंने जैसा कि बताया था कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो जो था इससे पहले वाला, वो पीटर ब्रुक के बारे में था। तो मैंने एक बुक बताई थी आपको, है ना। तो आज हम उस बुक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस बुक का नाम जो मैंने आपको बताया था वो था दी एम्प्टी स्पेस। तो पीटर ब्रुक ने एक पूरी बुक लिखी है, जिस बुक के अंदर उन्होंने 4 थिएटर के बारे में बात की हुई है। एक है डेडली थिएटर, फिर है होली थिएटर, एक है रफ थिएटर और एक है इमीडिएट थिएटर। तो आज मैं इन चारों थिएटर के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इनका मतलब क्या है इन थिएटर का, और पीटर ब्रुक क्या कहना चाह रहे हैं इन थिएटर के जरिए। वेल, ये बड़ा सिंपल सा है। आप नाम पढ़ेंगे तो आपको नाम से ही आपको इनका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। नाम से ही आपको समझ में आएगा। अब पहला हम डिस्कस करते हैं, वो है डेडली थिएटर। सो डेडली थिएटर मीन्स, डेड मतलब मरा हुआ, राइट। डेड मतलब क्या होता है, मरा हुआ थिएटर। अब मरा हुआ, और थिएटर मतलब तो आपको पता ही है, रंगमंच। तो मरा हुआ रंगमंच वो किसको कहते हैं, उनका कहने का क्या मतलब है। मरा हुआ रंगमंच, मरा हुआ रंगमंच से उनका मतलब है, डेडली थिएटर से उनका मतलब है कि जहाँ पर लोग थिएटर को और उसकी ऑडियंस को, जो थिएटर के लोग खुद हैं, वो उनकी ऑडियंस को जहाँ कोई वैल्यू नहीं देते, जिनकी नज़र में कोई डीप इमोशन नहीं होता, कोई डीप फीलिंग्स नहीं है उनके लिए, दैट्स व्हाट वी कॉल डेडली थिएटर। मतलब वो एक मरा हुआ सा रंगमंच है। हम रंगमंच को जानते हैं कि रंगमंच के जो अभिनेता होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। जो रंगकर्मी जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनके अंदर एक फुर्ती रहती है ना। हर एक काम को करने के लिए बहुत एक्टिव होते हैं वो लोग, क्योंकि पूरा सेट वगैरह क्रिएट करना, फिर रिहर्सल, घंटों घंटों रिहर्सल करना, बड़े एक्टिव होते हैं, है ना। और अपने प्ले को लेकर भी उनके अंदर बहुत सारी उत्सुकता होती है कि हमारा प्ले नज़दीक आ रहा है, तो उनके अंदर और एनर्जी बढ़ जाती है कि हाँ, हमारा शो नज़दीक है तो हमें और मेहनत करनी है। तो इस तरह का एक थिएटर होता है। लेकिन वहीं पीटर ब्रुक कहते हैं डेडली थिएटर, है ना, जिसका मतलब है कि वहाँ के जिस थिएटर में जिन जिन रंगकर्मियों के अंदर कोई डीप फीलिंग नहीं है अपने ऑडियंस को लेकर, उसको वो कहते हैं डेडली थिएटर। उन्होंने डेडली थिएटर को 2 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी वो कहते हैं कि लैक ऑफ ह्यूमन ऑनेस्टी टुवर्ड्स द ऑडियंस, टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, जो प्ले है, लैक ऑफ ऑनेस्टी, है ना। ईमानदार होकर लोग अपना काम नहीं करते किसी भी प्ले को लेकर, एक वो। दूसरा है लैक ऑफ स्ट्रेटनेस इन ऑनेस्टी। समझ रहे हो आप, लैक ऑफ ह्यूमन ऑनेस्टी, ह्यूमन की खुद की अपनी ईमानदारी। फिर दूसरी बात, स्ट्रेटनेस इन ऑनेस्टी, ईमानदारी के प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं रहता, है ना। इसीलिए ये 2 रीज़न की वजह से वो ये कहते हैं कि इसको डेडली थिएटर कहा जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी लिख रखा है, ओके। मैं आपके स्क्रीन के सामने मैं कोशिश करूँगा डालने की, अगर आ जाएगा तो, अदरवाइज आप सुन लीजिए। पीटर ब्रुक एक्सप्लेन्स द डेडली थिएटर लाइक थिएटर ऑफ डलनेस, ओके, थिएटर ऑफ डलनेस। व्हाट ही मीन्स सेइंग डलनेस, उसका मतलब क्या है डलनेस कहने से। ही इज शोइंग दैट दिस काइंड ऑफ थिएटर हैज नो डीप फीलिंग्स or emotions for an audience because deadly theater is the theater of commerce set up to make money from it. तो डेडली थिएटर का मतलब क्या होता है कि बस ऑडियंस आए, पैसे दे, हम पैसे बनाएं, और जैसा गंदा संदा नाटक जो हो रहा है होने दो, है ना। दैट्स व्हाट वी कॉल डेडली थिएटर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ होली थिएटर के बारे में, कि पीटर ब्रुक होली थिएटर के बारे में क्या कहते हैं। So the author begins another paragraph of essay with the comment that holy theater can be also called the theater of invisible made visible. अब इसका मतलब क्या है। इनविजिबल मतलब अदृश्य, मेड विजिबल, कि जो अदृश्य है उसको दृश्य में कैसे लेके आए, है ना। अदृश्य से दृश्यता की ओर कैसे आता है वो देखते हैं। द नोशन पुट दैट द स्टेज इज अ प्लेस वेयर द इनविजिबल कैन अपीयर, has deep hold on our thoughts.
ओके, एक्चुअली देर आर मैनी वेज टू एक्सप्लेन इनविजिबल मेड विजिबल, उसके कई तरीके हैं. ओके, इट्स क्लियर दैट पीपल बिगिंस टू एक्सप्लेन एंड ट्रांसलेट विजिबल थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज इनटू विजिबल. अब जैसे कि मान के चलिए, अब फीलिंग्स है, ये एक इनविजिबल चीज है ना. हमारे थॉट्स, हमारे विचार हमारे मन में चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ये एक इनविजिबल चीज है. तो थिएटर एक जरिया है पीटर ब्रुक के अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू हम इन चीजों को विजिबल कर सकते हैं. सही है, हमारे बॉडी के थ्रू, हमारे एक्टिंग के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू हम इन चीजों को लोगों तक हम वो चीज विजिबल कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, है ना. तो इसीलिए वो कहते हैं कि होली थिएटर कैन ऑल्सो बी नोन एज इनविजिबल मेड विजिबल. इसीलिए इसे होली थिएटर कहा जाता है, क्योंकि लोग इस ऐसी चीज को देखकर ना अपने आप को उनको एक सुख प्राप्त होता है, उनको एक खुशी होती है ना. अब जैसे कि मान के चलिए, अगर हम कोई भी एक कैरेक्टर की बात करें, जैसे हैमलेट ही ले लीजिए. अब हैमलेट विलियम शेक्सपियर का जो किरदार है उसकी अगर हम बात करें, तो वो पूरे प्ले में देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक उसको रिवेंज ट्रेजेडी कहा जाता है ना. उसके अंदर एक बदले की भावना है, वो लेना चाहता है, अपने बाप के हत्यारे को ढूंढता है, उसको पता भी चल जाता है, उसको शक भी होता है कि मेरे चाचा ने मेरे बाप को मारा है. तो वो उसके अंदर जो थॉट्स हैं, वो इमोशन है ना, ये एक इनविजिबल है. राइटर ने तो सिर्फ उसको लिख दिया, बट इन थिएटर एक्टर क्या करते हैं, वो सारी चीज को स्टेज पर दिखाते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं ना. और फिर उनके भाव में खो जाते हैं, उनके रस में जो वो स्टेज पर दिखाते हैं उसमें खो जाते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं. दैट्स वाई वी कॉल इट होली थिएटर. आगे मैं पढ़ के इसको खत्म करूंगा. इट डजंट मैटर वेयर यू कैन फाइंड दैट इनविजिबल थिंग, but it's effectively, dramatically and artistically translated into visible. समझ में आ गया? there is live expression. जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, हमारी जिंदगी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रंगमंच है. हम सीखते भी इसी से हैं, बट जो रंगकर्मी होते हैं वो उस चीज को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इन ड्रामेटिक टर्म इफ आई विल यूज, है ना, उसको ऑब्जर्व करते हैं. और जो आम आदमी होता है, आम जनता है, वो लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं ना, कि वो पूरे दिन में अपने नाटक से जुड़े कितने कार्य व्यापार को अपने साथ में करते हैं, उनको नहीं पता है ना. तो यहीं पर वो क्या कहते हैं कि इनविजिबल को इस तरीके से विजिबल करना ही होली थिएटर कहलाया जाता है. जैसे कि फीलिंग्स हुए, इमोशन हुए, उनके थॉट्स हुए, इन चीज़ों को विजुअली स्टेज पर प्रेजेंट करना, ये है होली थिएटर. उसके बाद हम बात कर लेते हैं रफ थिएटर की. तो रफ थिएटर के बारे में पीटर ब्रुक का क्या कहना है. द ऑथर बिगिंस द पैराग्राफ विद एनालिसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थिएटर स्टेज, इनफॉर्मल स्टाइल एंड ट्रेडिशनल एंड लेस फॉर्मल थिएटर, ऑफन डायरेक्ट. The author comments how effective socially engaged theater in various cultures around the world seems to be rough theater. Rough theater about change in culture. Rough theater is created to inspire improvisations. These improvisations used to create a unique theater. ये लास्ट की लाइन जो मैंने पढ़ी है, आप पूरा पहले का सब भूल के ये लास्ट की लाइन पे आप ध्यान दें. Rough theater is created to inspire improvisations. समझ रहे हो? रफ थिएटर. These improvisations used to create a unique theater. अब देखिए रफ थिएटर, इसको रफ थिएटर क्यों कहते हैं? मैंने आपसे कहा था इनके टर्म में ही इनका मीनिंग है. आपको समझने के लिए बेस्ट तरीका ही है रफ थिएटर. कई बार ऐसा होता है कि हम एकदम से आपके पास कुछ शोज आ जाते हैं, कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ गया, है ना. तो उस समय में आदमी क्या करता है, ना तो उसके पास स्क्रिप्ट है, ना डायलॉग है, बट करना भी है, परफॉर्मेंस भी देनी है. तो उनके पास एक सबसे अच्छा तरीका होता है, जो एक्टर के लिए, जो हम थिएटर आर्टिस्टों के लिए सबसे बेस्ट चीज़, जो मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं उनको, होना ही चाहिए हर एक रंगकर्मी के अंदर. इम्प्रोवाइजेशन की जो स्किल है, हर एक रंगकर्मी के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए. इफ़ यू आर गुड इन इम्प्रोवाइजेशन, विच मीन्स यू आर रियली अ ग्रेट थिएटर आर्टिस्ट, अ गुड एक्टर, राइट. इम्प्रोवाइजेशन जो कर सकता है ना, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन एक्चुअल में हमारे अंदर से आता है, वो नेचुरल है. उसके लिए ना तो हमें रटे रटाए या फिर पढ़े हुए डायलॉग्स की ज़रूरत
है ना, ना ही हमें कुछ लाइनिंग्स जो हम स्टेज पर रिहर्सल करते वक्त याद करते हैं कि मैं एक डायलॉग यहाँ खड़ा होकर बोलूँगा, उसके बाद मैं अपने सीधे हाथ की तरफ 3 कदम आगे बढ़ के ऑडियंस की तरफ मुड़ के मैं डायलॉग बोलूँगा, है ना, ऐसा नहीं होता। इम्प्रोवाइजेशन ना इट कम्स नेचुरली, अपने आप आता है। सो रफ थिएटर का मतलब होता है जो सडनली किया जाता है ना। जैसे मान के चलो कोई फेस्टिवल है, दिवाली आ गई, होली आ गई, उसके ऊपर एक ड्रामा करना है, तो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर, बस उनको कोई ऐसा नाटक नहीं है कि लिखा हुआ है होली के ऊपर एक नाटक, दिवाली के ऊपर एक नाटक, नहीं, इम्प्रोवाइज करते हैं। तू ये बन जा, तू वो बन जा, तू ऐसे बोलियो, तू वैसे बोलियो, मैं यहाँ से आऊँगा, तू वहाँ से आएगा, और ऐसे करके नाटक खत्म। सो दैट्स व्हाट वी कॉल रफ थिएटर, है ना। रफ होता है सब कुछ, सिंपल। मैंने कहा था आपसे, टर्म में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। सो दैट्स हाउ रफली दे एक्ट ऑन स्टेज, इसको बोलते हैं हम रफ थिएटर। तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं इमीडिएट थिएटर के ऊपर, कि इमीडिएट थिएटर के ऊपर पीटर ब्रुक क्या कहते हैं। देखिए, ये उनका लास्ट टॉपिक था इस बुक के अंदर, जिसके अंदर वो कुछ सिनेमा से रिलेटेड भी बातें करते हैं और कुछ रंगमंच से रिलेटेड भी बातें करते हैं, है ना। तो इस थिएटर से उनका मतलब है कि जहाँ पर ऑडियंस की प्रतिक्रिया साथ के साथ आए, उसको इमीडिएट थिएटर कहा जाता है। जैसे कि देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ देता हूँ। द ऑथर बिगिंस द पैराग्राफ अबाउट दिस थिएटर with comment on theater uniqueness in the world of art in general and its relationship to the apparently similar narrative art of the cinema in particular. सिनेमा के बारे में वो कहते हैं कि he writes flashes on the screen images from the past, as this is what the mind does to itself all through life. The cinema seems ultimately real, है ना। द सिनेमा सीम्स अल्टीमेटली रियल। सिनेमा में क्या होता है कि हमारे पास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि ऑलरेडी जो इंसिडेंट हो चुके हैं साथ के साथ आते जाते हैं, है ना। हम स्क्रीन पर हम क्या देखते हैं मूवी में, है ना, हम स्क्रीन पर वही तो देखते हैं जो ऑलरेडी पहले हो चुका है। उसके सामने की जो भी चीज़ें हैं वो हमारे सामने एक इमेजेस की तरह हमारे सामने चलती है। बट थिएटर में क्या होता है, थिएटर एक्चुअल में हमारे प्रेजेंट टाइम को शो करता है, जो करंट टाइम में, जो करंट सिनेरियो में आजकल चल रहा है ना, और जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी साथ के साथ आती है। उसमें वो कहते हैं द थिएटर ऑन दी अदर हैंड ऑलवेज असर्ट्स इटसेल्फ इन द प्रेजेंट। वो अपने आप को वर्तमान समय में लिए हुए है, रंगमंच, है ना, और जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया भी साथ के साथ आती है। बट ऑडियंस के बारे में वो एक चीज़ कहते हैं, ऑडियंस आर सो अनप्रिडिक्टेबल, दे हैव अ हैबिट ऑफ, देयर हैबिट इज सो अनप्रिडिक्टेबल, है ना। मतलब हम बता नहीं सकते वो कब किस तरीके से बदल सकते हैं। लीविंग इमीडिएटली आफ्टर प्लेस फाइनल कर्टेन्स डज द प्ले डिसवाइज मीनिंग। मतलब इसका ये है कि आज के टाइम में जब हम देखते हैं ना कि एक बार प्ले हो जाता है, तो एक होना चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि हाँ भाई, प्ले ऐसा था, प्ले वैसा था, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये चीज़ सही थी, ये चीज़ गलत थी, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक आदान प्रदान होता है ना, अपने बातों का। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी ऑडियंस ऐसी होती है। देखिए, ऑडियंस हर तरह की होती है, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ऑडियंस हर तरह की आती है। एक होती है कि जो आई, उन्होंने पैसा लेकर नाटक देखा और वो चल दिए साहब, उनको कोई मतलब नहीं, उन्हें अच्छा लगा ठीक है, नहीं लगा नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है ऑडियंस में अपना रिव्यू देने से। वो आते हैं, सीधे चले जाते हैं। और ये इस बात को पीटर ब्रुक ने बहुत खेद के साथ कहा है, बड़े दुख के साथ कहा है कि ये बड़ी दुख की बात है, ये बहुत बुरा है रंगमंच के लिए। हम परफॉर्म किसके लिए करते हैं? ऑडियंस के लिए। वो आए, देखे, कुछ अच्छी चीज़ें सीखे, कुछ हमें बताए, और उसके बाद में मतलब ये आदान प्रदान होता है ऑडियंस के बीच में और रंगकर्मियों के बीच में। ये होना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू पीटर ब्रुक। वो ये कहते हैं डेडली थिएटर की तरह नहीं, ना तो इसको थिएटर वालों को, रंगकर्मियों को ऑडियंस से कोई मतलब है। ऑडियंस भी आती है, अपने नाटक देखा, डलने सही है, बकवास है, चली जाती है, ख़त्म, है ना। होली थिएटर, कई लोग ये मानते हैं कि होली थिएटर और रफ थिएटर को मिलाने से इमीडिएट थिएटर बनता है। वेल, कंप्लीटली हम नहीं बोल सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स में ऐसा दिखता है ना। तो अकॉर्डिंग टू पीटर ब्रुक ये हैं 4 थिएटर: डेडली थिएटर, रफ थिएटर, होली थिएटर, इमीडिएट थिएटर, जो मैंने आज आपको बताया, है ना। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।